हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आतिश अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वो दीपाली को आवाज लगाकर बोलता है, दीपाली जरा मेरी टाई दे दो, मिल नहीं रही, और मेरा रुमाल भी। अरे आतिश जी सही से देखिए ना, वही होगी कबर्ड के ड्रॉर में। अरे यार मुझे नहीं मिल रही, तुम दे दो ना। अच्छा ठीक है, मैं ही देती हूँ। दीपाली उसकी बात सुनकर कबर्ड से उसका सामान निकाल कर देती है और साथ ही उसकी टाई खुद बांधती है। टाई बांधते वक्त आतिश उसे अपनी ओर खींच लेता है और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, आजकल ऐसा क्या कर रही हो जो तुम्हारी कमर पहले से सॉफ्ट और पतली हो गई है? आतिश जी सुबह सुबह रोमांस छा रहा है आपको। हटिए, क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा रहा है, अब तुम्हें प्यार भी ना करूँ क्या? हाँ तो रात को करो ना, अभी दिन हो चुका है और मुझे बहुत काम है। माँ जी आ गई तो? तुम्हारा मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रात में रोमांस करूँ, दिन में नहीं? और माँ की चिंता मत करो, वो नहीं आएंगी। माँ जी आ गई। आतिश जी छोड़िए। मुझे उल्लू मत बनाओ, पहले की तरह चकमा देकर भाग जाओगी। आई नो, मैं नहीं छोड़ूंगा आपकी बार। आप पागल हो गए हैं, माँ जी सच में आ गई, पीछे देखिए। अच्छा मैं नहीं जाने दूंगा आज। बेटा आतिश, मैं यही हूँ, छोड़ मेरी बहू को। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों झट से अलग हो जाते हैं और शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके बोलते हैं, हाँ माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला। फिलहाल तो मैं पैरों से आई हूँ, बाकी काम है बहू से। जी माँ जी बोलिए, क्या काम है? दिवाली आने वाली है तो सोच रही हूँ घर को रेनोवेट करवा लूँ। पर माँ जी दिवाली आने में तो अभी 15 दिन बाकी है। इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सारा सामान भी लाना होता है, धनतेरस भी तो है, सब देखना पड़ता है। इसलिए तुम दोनों अपनी मर्जी से अपना कमरा रेनोवेट करवा लेना। जी माँ। इतना बोलकर सब एक साथ नाश्ता करते हैं और आतिश ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू बैठकर हिसाब लगा रही होती है और दीपाली बोलती है, माँ जी ये सब तो हो गया, कुछ रह गया है तो बता दीजिए, मैं सामान में ऐड कर देती हूँ। खाने पीने का तो तू देख लेगी, मैं कह रही थी नए पर्दे और बेडशीट भी ले आते हैं, और ये सोफे भी पुराने हो गए, ये भी नए ले आते हैं। हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं। ज्यादा का बजट तो नहीं बैठा ना बहू? नहीं माँ जी, थोड़ा बहुत तो दिवाली पर खर्चा होता ही है, दिवाली कौन सी रोज रोज आती है। अगले दिन मीना घर को रेनोवेट करवाना शुरू कर देती है। रेनोवेट कराने में 3 दिन लग जाते हैं, जिसके बाद घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। ये देखकर दीपाली बोलती है, वाह माँ जी, घर कितना प्यारा लग रहा है ना, एक अलग ही रौनक आ गई है। चलो बढ़िया है, काम टाइम पर खत्म हो गया और फर्नीचर भी चेंज हो गया। हाँ बहू, अब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मन को शांति सी मिल गई हो। हाँ माँ जी, ये सब करवा के ना दिल में एक अलग ही वाइब सी आ जाती है। अरे माँ जी, हमने तो अभी तक शॉपिंग ही नहीं की, दिवाली में 1 हफ्ता बचा है। कोई नहीं, आज आराम कर लेते हैं, कल मार्केट चलेंगे। नहीं माँ जी, कल परसों नहीं, हमें आज ही जाना होगा। अरे दिवाली के चलते ना बहुत रश होगा मार्केट में, पर धक्के खाने पड़ेंगे हमें। हाँ थोड़ी देर में चलते हैं, चल जब तक एक कप चाय बनाकर पिला दे। जी माँ जी। दीपाली मीना की बात सुनकर उसे चाय बनाकर पिला देती है, जिसके बाद दोनों मार्केट जाकर न्यू पर्दे, बेडशीट, डेकोरेशन के सारे सामान, लाइट्स वगैरह, कपड़े शॉपिंग करके घर आते हैं और सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोलते हैं, अरे दीपाली बहू, मेरी तो कमर ही गई सामान उठा उठा कर, कितनी भीड़ थी, एक औरत तो मेरे पैर पर ही चढ़ गई। अरे माँ जी, मेरे तो कमर, हाथ, पैर सब कुछ ही दुख रहा है। अरे आपसे कहा था एक रिक्शा ले लो, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं, खुद तो इतना भारी सामान उठाया, साथ में मुझसे भी उठवाया। हाय राम, मर गई मैं तो। बहू मैं तो आराम करूंगी, उठूंगी ही नहीं, और आतिश नहीं आता जब तक तू भी आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इस तरह दोनों आराम करती है और शाम तक दोनों खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी आतिश आकर उन्हें सोफे पर सोता हुआ देखकर और शॉपिंग बैग्स को देखकर समझ जाता है कि दोनों बहुत थकी हुई हैं। ये सब देखकर वो फ्रेश होकर खुद खाना बनाता है और प्लेट्स में सर्व करके सबके आगे लाता है, जिसके बाद वो दोनों को जगाता है और खाना देखकर मीना बोलती है,
अरे बेटा, तू कब आया? और बहू, ये खाना तूने बनाया है? नहीं माँ जी, मैंने तो खाना नहीं बनाया। इसका मतलब आतिश जी ने ऑफिस से आकर खाना बनाया। अरे आप मुझे जगा देते ना। हाँ बेटा, हमें जगा देता, वो थके हुए थे ना, इसलिए उठे नहीं। कोई बात नहीं माँ, आप दोनों थके हुए थे इसलिए नहीं उठाया। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिला दूं। मेरा प्यारा बेटा। इस तरह तीनों मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन आतिश की छुट्टी थी तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है। दीपाली कमरे का फैन साफ कर रही थी और उसका स्टूल से पैर स्लिप हो जाता है। तभी आतिश उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, ध्यान से जान, अगर मैं नहीं होता तो लग जाती ना। अरे जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कैसे लग सकती है। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस। अरे कब तक ऐसे खड़े रहोगे, उतारो मुझे वरना माँ जी आ जाएंगी। उनका नाम मत लो यार, हमारे रोमांस की दुश्मन हो गई हैं वो आजकल। आतिश जी, माँ जी आ गई। उसकी बात सुनकर आतिश उससे फिर से झटके से अलग हो जाता है और दीपाली उसे उल्लू बनाकर भाग जाती है। ऐसे ही धनतेरस का दिन आता है और मीना दीपाली से कहकर सारे घर में दिए जलवा देती है और साथ ही उसे तोहफे में सोने का हार और कंगन देती है। तो दीपाली भी अपनी सास को साड़ी गिफ्ट करती है और दिवाली के दिन दोनों मीना से आशीर्वाद लेते हैं। दीपाली पूरे घर को लाइट्स और दियों से सजाती है और साथ ही साथ रंगोली भी बनाती है। दिवाली की पूजा करने के बाद आतिश अपने दोस्त समर के साथ आतिशबाजी करने चला जाता है। ओए समर, तू आ गया? हैप्पी दिवाली बे। नहीं, मैं नहीं, मेरा भूत आया है। साले जोक मारता है, चल आजा पटाखे फोड़ते हैं। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं फोड़ूंगा। अरे तू फोड़, ये ले, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। राम 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 राम। धप्पा बूम। अबे तेरी तो निकल गई। ए पागल है क्या तू? डरा दिया मुझे। अच्छा अब नहीं डराऊंगा, चल दोबारा जला बम। आतिश की बात सुनकर समर दोबारा बम जलाने की कोशिश करता है और बम जलाकर डर के छोड़ के आगे आ जाता है और छुपकर देख रहा होता है। तभी आतिश वहाँ आता है और उस बम को उठाकर बोलता है, अबे ये तो बुझा हुआ है बे, ले देख। अबे हट हट हट, दूरो दूरो। अबे साले पागल है क्या? मरवाएगा। अबे आग नहीं लगी इसमें, देख हाथ में लेकर। ए आतिश, तू पागल हो गया है? तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? अबे कुछ नहीं हुआ, ले। साला डरपोक भाग गया। आतिश वहाँ से सीधा अपने घर आता है जहाँ सभी लोग बम पटाखे जला रहे होते हैं। आतिश भी उनमें शामिल होता है। तभी दीपाली बोलती है, आतिश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? अरे इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए। आपको पता है पटाखे फोड़ने से कितना एयर पोल्यूशन होता है? दीपाली आज ही तो कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ थोड़े से। वैसे भी पूरे साल में सिर्फ एक बार पटाखे फोड़ने का बनता है ना। आतिश जी, आपकी तरह ही अगर सारे लोग एक एक पटाखा भी जलाएंगे तो सोचो कितने पटाखे जलेंगे। अरे अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो बाकी लोगों को क्या समझाएंगे? इसीलिए रुक जाइए, पटाखे मत फोड़िए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीपाली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हुई ना बात। अच्छा चलिए, अब अपने आस पड़ोस में मिठाइयाँ दे आइए आप। ठीक है। दीपाली आतिश को मिठाई के डब्बे दे देती है और वो एक एक करके सभी पड़ोसियों में जाकर मिठाइयाँ बांटता है। बदले में उसके पड़ोसी भी उसे ढेर सारी मिठाइयाँ वापस करते हैं। घर लौटने के बाद आतिश दीपाली से बोलता है, लो मैं बांट आया सभी पड़ोसियों के यहाँ मिठाई, बदले में उन सब ने हमारे लिए मिठाई भिजवाई है। लाइए, मैं इन्हें अंदर रख देती हूँ। अच्छा, अगर अब कोई काम ना बचा हो तो कुछ खाने का इंतजाम कर लो यार। जी जरूर, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आतिश अपने कमरे में पहुंचा ही था कि उसके एक दोस्त का कॉल आता है। असल में वो आतिश का एक बहुत ही पुराना दोस्त था जो उससे फोन करके मजे लेने की कोशिश करता है। आतिश उसका नाम अपनी स्क्रीन पर देखकर खुद से बोलता है, अबे यार बस इसी की कमी रह गई थी। ये तो सबसे बड़ा वाला हरामी है, फोन उठा लिया तो सबसे पहले पटाखों की बात करेगा। खैर बोलेगा तो मैं मना कर दूंगा। आतिशबाजी के शोर में आतिश उसका फोन उठा ही लेता है। रवि बोलता है, हेलो। हाँ हेलो रवि। भाई हैप्पी दिवाली। अबे कौन सी गाली? अबे हैप्पी दिवाली। अबे क्या गाली दे रहा है आज तू? अबे आतिश, मैंने बोला हैप्पी दिवाली भाई। तेरा बाप मवाली। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कैसा है? पैसा है? अरे नहीं भाई, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अबे पैसा नहीं, मैंने पूछा तू कैसा है।
बे तेरे पास बहुत शोर हो रहा है यार। मेरा बाप चोर है? साले तू चोर, तेरा बाप चोर, मेरा बाप की चोर। अबे ओ बहरी औलाद, चोर नहीं शोर हो रहा है तेरी तरफ। क्या बर्फ? बर्फ कहाँ से आ गई? अभी ठंडी आने में थोड़ा टाइम है। अबे यार तू कितना परेशान कर रहा है। एक तो मैंने तेरे को विश करने के लिए कॉल किया है। क्या किस करने के लिए फोन किया है? मुझे क्यों किस कर रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड को करना, और फोन पर कैसे होगा? अबे ओ बहरा, अंधा, काना, लंगड़ा, लुल्ला, पागल है क्या? झूला? अबे झूले का सीजन तो गया, अब क्या झूला कर रहा है? अगले साल आइयो। साला मेरा कितना दिमाग खा रहा है फोन पर। साले कमीने, काले कुत्ते, रंगीले, फटे दूध के कीड़े, साले हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन करा था। रख तेरे चाचा की। क्या ओबामा की? हेलो हेलो। लगता है फोन काट दिया और मैंने उसका काट दिया। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। चित्रा एक बहुत ही खूबसूरत और मनचली लड़की थी। उसकी शादी पृथ्वी नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और हमेशा काम में मग्न रहने वाला लड़का था, जिसके चलते वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। इसको लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर खटपट चलती ही रहती थी। वहीं उसका देवर मयंक बहुत ही हैंडसम और छिछोरे किस्म का लड़का था। उसकी अपनी भाभी पर बुरी नजर थी। वो जब भी उसे देखता तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। ऐसे ही एक सुबह मयंक देवर जी, जल्दी से आइए, नाश्ता रेडी है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग देवर जी, ये लीजिए आपकी पसंद का बादाम का हलवा। ए भाभी, जी तो चाहता है आपके इन हाथों को चूम लूं। क्या हुआ देवर जी, कहाँ खो गए आप? ना कहीं नहीं, ये हलवा बहुत अच्छा बना है। थैंक यू देवर जी। अरे क्या यार भाभी, सारा मूड खराब कर देती हो। मुझे ये देवर वेवर मत कहा करो, प्यार से नाम ले लिया करो। ओके मयंक, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए जाना है ना। मयंक रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो सारा दिन बस अपनी भाभी चित्रा के बारे में ही सोचता रहता था कि आखिर कैसे वो उनके करीब जाए, कैसे उनको अपना बनाए। ऐसे ही एक शाम जब वो अपने घर पहुंचता है तो चित्रा बहुत ही सुंदर साड़ी पहने सोफे पे बैठी होती है। हाय मेरा दिल, अरे कैसे संभालूं इसको। जी तो चाहता है इन्हें अपनी बाहों में भर लूं। अरे मयंक, तुम कब आए और क्या सोच सोच कर इतना मुस्कुरा रहे हो? ना कुछ नहीं भाभी, आज आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। सच? कितनी खूबसूरत हूँ मैं? अरे इतनी खूबसूरत कि आग भी आपके सामने बुझ जाए। तुम्हें पता है मैं कब से रेडी होकर तुम्हारे भैया का वेट कर रही हूँ। आज वो मुझे डिनर पे ले जाने वाले थे और देखो अभी तक नहीं आए घर। चिंता क्यों करती हो भाभी, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपके पास। पर देखो ना, जिनके लिए मैं इतना रेडी हुई, इतनी देर से वेट कर रही हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। हाँ। ए भाभी, अब ऐसा मत बोलो, काश आप मेरी बीवी होती। अरे इतना खुश रखता आपको कि सब भूल जाती आप। अच्छा जी, बहुत मजाक सूझ रहा है देवर जी आपको। मजाक नहीं भाभी, देखो कितनी जोर से धड़क रहा है मेरा दिल आपके लिए। अरे आपको देखकर तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, फिर मैं कौन सी चीज हूँ। ये क्या कर रहे हो मयंक, ये गलत है, मुझे जाने दो। चित्रा के मन में मयंक की बातों से एक नई भावना जन्म लेती है। वो धीरे धीरे मयंक की तरफ आकर्षित होने लगती है। जब कभी वो उसकी तारीफ करता तो वो उसे नजर भर देखती ही रहती, क्योंकि उसका पति उसे टाइम नहीं देता था। वो अपना ज्यादातर वक्त मयंक के साथ बिताने लगती है। ऐसे ही एक शाम मयंक हाथों में फूल और रिंग लिए अपनी भाभी चित्रा के पास जाता है। भाभी, ये फूल आपके लिए। आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन रख लीजिए, प्यार से दे रहा हूँ मैं। अच्छा, सच में? सच में भाभी, मेरी चित्रा भाभी। नहीं मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, तुम ऐसे मेरे करीब मत आया करो। अरे आखिर क्यों ना आऊं,
बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। ये गलत है, मैं जानती हूँ, पर ना चाहते हुए भी न जाने क्यों तुम्हारे करीब आ जाती हूँ, क्यों तुम्हारी ओर खिंची चली आती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना। सब भूल जाओ और मेरे प्यार को महसूस करो। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं कि तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। चित्रा जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने पृथ्वी खड़ा होता है। अरे आज आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे सोचा कि आज अपनी प्यारी बीवी को एक खूबसूरत सा सरप्राइज दे दो, लेकिन ये क्या, तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर यहाँ। हाँ अच्छा, मयंक घर पर है क्या? जी हाँ, घर पर ही है। देवर जी। जी भाभी जान, कहिए। अरे मयंक, जरा अपनी बाइक की चाबी तो देना, तुम्हारी भाभी को आज बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हर बार बीच में। अरे दो ना चाबी, सोच क्या रहे हो? हाँ भैया, ये लो चाबी। मयंक उन दोनों को साथ देखकर गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। मयंक जब भी अपनी भाभी और भैया को एक साथ देखता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। वो बात बात पर उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो वो चित्रा के पास जाता है। अरे चित्रा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और जब तुम किसी के साथ होती हो ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नहीं चित्रा, तुम बस मेरी हो। मयंक प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई आ जाएगा। मैं तुम्हें आज नहीं जाने दे सकता। प्लीज मुझे जाने दो। पागल मत बनो मयंक, मुझसे भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो भगवान कसम मैं आज अपनी जान दे दूंगा। एकदम सोच समझ कर जवाब देना। प्लीज ऐसे मत करो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती क्या तुम मुझसे प्यार? अगर नहीं तो बता दो आज ही, मैं मार दूंगा खुद को यहीं के यहीं। नहीं मयंक, प्लीज नहीं। बोलो हाँ या नहीं। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस अपनी जान मत दो। आई लव यू मयंक। आई लव यू टू चित्रा। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस तरह मयंक और चित्रा एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और किसी को भी कानों कान उनके इस अनचाहे रिश्ते की भनक तक नहीं पड़ती। जैसे ही उसका पति पृथ्वी ऑफिस जाता, मयंक झट से उसके पास आ जाता। वक्त बीतता जाता है। अब मयंक का पागलपन इस कद्र बढ़ गया था कि वो अपने भाई को मारने की प्लानिंग करने लगा था ताकि चित्रा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। एक दिन जब सब सो रहे होते हैं, वो चुपके से अपने भाई के कमरे में जाता है और उसे चाकू मार देता है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ मयंक, मुझे मारना चाहते हो? भैया आप यहाँ हैं तो ये कौन है? अब खुद ही देख लो। चित्रा! नहीं ये नहीं हो सकता। मैं अपनी चित्रा को नहीं मार सकता। लेकिन अब तो ये मर गई। तुम दोनों को क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे सब पता है, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच चल रहा था इतने समय से। सब पता था? अरे पता था तो कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों मरवा दिया मेरी चित्रा को? अरे मैं बोलता तो सारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैंने ये साजिश रची तुम्हारे लिए। और देखो ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये मर भी गई और अब तुम जेल भी जाओगे, समझे? नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया, प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, मुझे माफ कर दो भैया। मयंक, अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे लिए कातिल हो और इससे बढ़कर कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। मयंक को पकड़कर ली जाती है। इस तरह चित्रा और मयंक को अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और वो जेल में बैठा पछतावे की आग में जलता रहता है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।